नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक एंड डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, एसवाई बीकॉम में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा बिजनेस एथिक्स नाम का सब्जेक्ट, जिसका 3rd नंबर का यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम में आने वाला कंफर्म फिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज इन्फ्लुएंसेस ऑन एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इन्फ्लुएंसेस या फैक्टर्स जो हमारे एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इफेक्ट करता है, ठीक है, मतलब के परिबળો જે આપણા एथिकल डिसीजन मेकिंग ने असर करे छे। स्टार्टिंग जो है वो थियोरेटिकल है, मतलब इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद जो मेन फैक्टर्स है वो हमको स्टडी करने हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 10 से लेके 15 मार्क्स तक कंफर्म आ सकता है। आप सब लोग अपने साथ नोटबुक या एक पेज और साथ में पेन रखे। मैं जैसे जैसे पढ़ाता जाता हूं, हर एक पॉइंट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देखो बहुत सारी चीजें इसके अंदर अननेसेसरी भी है, तो वो चीजों को कट आउट करके जो चीज मैं आपको हाईलाइट करवाऊं, टिक मार्क करवाऊं, उसको खास आप अपनी नोटबुक में लिखना, ताकि एग्जाम के अगले दिनों में आपको याद रखने में बहुत हेल्प मिले। सिर्फ वही चीजें आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो नोटबुक या पेज एंड पेन लेके मेरे साथ रेडी हो जाओ, पूरा टॉपिक समझो, और लास्ट में मैं भी आपको समराइज सारी चीजें समझाने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लिखते हो तो अच्छा है, नहीं लिखते हो तो भी चलेगा। तो मॉडल ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग जनरली डिवाइड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस डिसीजन इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। इसको आप लिखोगे 2 ब्रॉड कैटेगरीज। जितने भी इन्फ्लुएंसेस यानी कि जितने भी फैक्टर्स है जो हमारे डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करते हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है हमारा इंडिविजुअल फैक्टर्स एंड सेकंड सिचुएशनल फैक्टर्स। तो देखो, इंडिविजुअल फैक्टर्स, दीज आर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति, पर्सन। इंडिविजुअल यानी कि पर्सन के खुद के कुछ परिबળ, फैक्टर्स, एक्चुअली मेकिंग द रिलेवेंट डिसीजन। दिस इंक्लूड्स द फैक्टर्स दैट आर गिवन बाय बर्थ एंड दोस एक्वायर्ड। 2 तरह के हो सकते हैं, एक बाय बर्थ हो सकते हैं, मतलब जन्मजात, पैदा होने के साथ ही हमको वो मिले हैं, जैसे हम कहते हैं ना हेरिडिटी में मिला है, मम्मी पापा से मिला है, मतलब मम्मी पापा पण आवा लक्षणों હતા, મારા પણ આવા લક્ષણો છે। और दूसरा होता है दोस एक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस एंड सोशलाइजेशन, मतलब वो पढ़ के, ग्रुप से, कॉन्टेक्ट से, फ्रेंड सर्कल से, काम से जो हमने लिए हैं वो। तो 2 होते हैं इंडिविजुअल या पर्सनल फैक्टर्स में, एक बाय बर्थ या इन हेरिडिटी आप लिखोगे। जो इंडिविजुअल फैक्टर्स है उसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है बाय बर्थ, ये ए वाला, और दूसरा है एक्वायर्ड बाय एजुकेशन, बाय पर्सनालिटी, बाय एक्सपीरियंस एटसेट्रा। सिचुएशनल फैक्टर्स, ये हम इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाले। जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो हम उसको 2 पार्ट में करेंगे। आपको ये भी हो सकता है कि सिर्फ इंडिविजुअल फैक्टर्स पूछे या सिर्फ सिचुएशनल फैक्टर्स पूछे, या पूरे का पूरा क्वेश्चन भी पूछ ले। पूरे का पूरा क्वेश्चन पूछे तो दोनों लिखना है। अब दोनों बहुत बड़े हैं, इसलिए मैंने कहा ना कि उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट चीज है हम आपको टिक मार्क करवाओ, वो लिखनी है। यहां तक पहले क्या लिखोगे कि जो इन्फ्लुएंसेस यानी कि फैक्टर्स है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, पर्सनल या फिर इंडिविजुअल, एंड सेकंड सिचुएशनल, ठीक है, ऐसा लिखोगे। नाउ पर्सनल जो फैक्टर्स है वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पर्सन की खुद की होती है, और उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, बाय बर्थ एंड बाय एक्वायर्ड। अभी हम लोग उसको इंडिविजुअली समझते हैं। देखो, इंडिविजुअल फैक्टर्स, रेकॉग्नाइज मोरल इश्यू, ये तो प्रोसेस सेम ही है। ये जो हमने आगे इसके आगे वाले टॉपिक में जो प्रोसेस देखा था वो प्रोसेस है, मेक जजमेंट, एस्टैब्लिश मोरल इंटेंट एंड देन एंगेज इन मोरल बिहेवियर। तो ये जो 4 स्टेजेस है वो हमने इसके आगे वाले टॉपिक में डिस्कस किए थे। यहां पर लिखते हो तो भी चलेगा, नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, बट ये 4 चीजों में कौन से फैक्टर्स इंफ्लुएंस करते हैं, तो ये इंडिविजुअल वाले भी करते हैं एंड ये सिचुएशनल वाले भी करते हैं। ये रेफरेंस के लिए, तो ये ना लिखो तो भी चलेगा, लिखते हो, टाइम है तो अच्छा रहेगा, आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। अभी देखो, इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस, यहां पर भी बेसिक इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन ही है, जिसमें से मैं टिक मार्क करवाऊं वही आप लोग लिखोगे। व्हाट इज इट अबाउट और योर क्लासमेट दैट कॉज यू एंड टू एन एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे व्हेन कन्फ्रंटेड बाय एथिकल प्रॉब्लम। ये नॉलेज के लिए सिर्फ रीड है, आपके प्रैक्टिकल इंस्टेंसेस के लिए कि आप समझो कि आपका कोई क्लासमेट है। What is it about or your classmates that cause you to act in particular way when confronted by ethical problem? Individual influences on ethical decision making relate to these facets of individual who is actually doing through the decision making process. मतलब मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि 3 इडियट मूवी आपने देखा हो, तो 3 इडियट मूवी में आपको पता हो तो वो जो
वायरस था, मतलब जो डीन थे उन्होंने वो फेल करने के लिए, राजू को फेल करने के लिए टफ पेपर निकालने के लिए डिसाइड किया हुआ था, तो वहां पर रेंचो सोचेगा कि यार मैं क्या करूं, मेरे दोस्त को बचाऊं वरना वो सुसाइड कर लेगा फेल हो जाएगा तो, या तो फिर मैं क्या करूं कि नहीं भाई तू मेहनत कर, पेपर तो मेहनत करेगा पर पेपर टफ निकालेगा तो फेल हो जाएगा, या दूसरा एक रास्ता मैं निकालता हूं, मैं तेरे लिए पेपर चोरी कर लेता हूं। तो एथिकली आप प्रॉब्लम में, मतलब आपके माइंड में कंफ्यूजन है, तो अब आपके इंडिविजुअल फैक्टर्स है कि मैं क्या करूं, दोस्त को बचाऊं, उसको सुसाइड करने से रोकूं, उसके लिए मैं चोरी करूं, क्या करूं। तो ये उसका एक्सपीरियंस रहता है, ये सिर्फ रीड के लिए। जैसे मैंने कहा क्लियरली ऑल एम्प्लॉइज ब्रिंग सर्टेन ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स मतलब खासियत हो, with them into organization, and these are likely to influence the way in which the employee thinks and behaves in response to ethical dilemmas। मतलब हर एक इंडिविजुअल जो है एम्प्लॉइज है उसके खुद के भी कुछ लक्षण होते हैं, खुद की भी कुछ सोच होती है, तो जब कोई प्रॉब्लम आता है तो वो अपने तरीके से, अपने एंगल से भी सोचता है। फॉर एग्जाम्पल एविडेंस सजेस्ट दैट entrepreneurs and small business owners may think and act differently than others in response to ethical issues because they tend to be more achievement oriented, ऑटोनॉमस, अपॉर्चुनिस्टिक एंड रिस्क टॉलरेंट। मतलब यहां पर क्या होगा कि कोई पर्सन कुछ अलग तरह से सोच सकता है, दूसरा कोई पर्सन सेम सिचुएशन में अलग तरह से सोच सकता है। कोई किसी ने मुझे ऐसा कहा तो कोई गुस्सा करेगा, साला तूने मुझे ऐसा क्यों कहा, तू ऐसा है, तेरा खानदान ऐसा है, हम तो अच्छे हैं। या दूसरा ठीक है तूने बोला ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे बोलने से। तो आप क्या अप्रोच रख सकते हो वो आपकी खुद की पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड है। आप तुरंत सामने रिस्पॉन्स देने में, झगड़ा करने में हो, या ठीक है बोलने दो, सही होगा तो मैं इसके बारे में सोच के इंप्रूवमेंट करूंगा, गलत होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलने दे भाई तू और बोल। तो ये इंडिविजुअल ट्रेट है, ये भी सिर्फ रीड के लिए काम का नहीं है, यहां पर भी सिर्फ रीड के लिए ही है, काम की चीज आएगी तब मैं बोलूंगा आपको। Although this could be taken to suggest that some people, such as small business owner, are simply more ethical than others, दिस इज रादर टू सिंपलिस्टिक अ व्यू। मतलब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना वो मतलब ईमानदार होते हैं, बड़े बिजनेस वाले जो होते हैं ना वो थोड़ा गोलमाल कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस चलाना है। ये एक सिंपलिस्टिक व्यू है, ऐसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। छोटे बिजनेस वाले भी दूसरों को खाली जगह बनाने वाले हो सकते हैं और बड़े बिजनेसमैन ईमानदार भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। या ऐसा हो कि नहीं बड़े बिजनेसमैन अदानी, स्कैम, हिंडरबर्ग, ऐसा कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। ये सारी चीजें रीड वाली है, इसमें से भी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट यूनिवर्सिटी का पार्ट है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। इंडिविजुअल फैक्टर्स कैन मोर रेडीली account for why some people are perhaps more swayed than others into an unethical conduct because of influence of their colleagues। मतलब क्यों आ जाते हैं स्वेड, मतलब क्यों ऐसी सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं दूसरों के प्रॉब्लम की वजह से। सिमिलरली इंडिविजुअल फैक्टर्स कैन हेल्प एक्सप्लेन व्हाई सम पीपल परस्यू पर्टिकुलर एक्शन टू बी एथिकल whilst others do not। मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक से पता चलेगा कि क्यों कुछ लोग इस चीज को एथिकल मानते हैं जबकि कुछ लोग उसको अनएथिकल मानते हैं। वो उनके खुद के क्वालिटीज होते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि कोई एक पर्सन है उसको वेजिटेबल फूड वो नॉर्मल, नॉन वेजिटेबल फूड वो उसको नॉर्मल लगता है, मतलब ये ठीक है इथिकल है, खा सकते हैं कोई बात नहीं है। पर जो प्योर वेज है वो इंसान को नॉनवेज, छी नॉनवेज खाता है, ऐसा हो सकता है। तो यहां पर उनके खुद के, क्योंकि ऑब्वियस है कि जो नॉन वेजिटेरियन खाता है उसके घर से, उसके पैदा होने से, या ठीक है नॉर्मल है खा सकते हैं, जबकि वो वेजिटेरियन एनवायरनमेंट में जो पैदा हुआ है वो क्या सोचेगा, छी गंदू ना, कोई ने मारी ना क्यों आम तय। मतलब हर एक की सोच अलग होती है। Hence, the issue is not much about determining the reason why people might be more or less ethical, but about the factors। main चीज क्या है, factors influencing us think, feel, act and perceive in certain ways। और ये कौन से चीजें हैं जो कि हमको पर्टिकुलर सोचने के लिए, एक्शन लेने के लिए इफेक्ट करते हैं, वो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट। मस्ट फॉर एग्जाम, हाँ इसके अंदर भी बहुत लंबी लंबी चीजें दी है, तो हम लोग जो टिक मार्क करेंगे वो वाला पार्ट आपके आंसर में खास आना चाहिए। जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में, मैंने आपको बोला ये चीज आपको नोट डाउन कर लेनी है, वो आई एम श्योर आप लोगों ने लिखी होगी। और अब जो मैं बोलता जाऊं कि भाई ये नोट डाउन करो, उसको नोट डाउन करते जाना। देखो पहले तो आप एक लिस्ट बना दोगे, फैक्टर सारे के सारे नाम आपको याद रखना है। मस्ट रिमेंबर लिस्ट। टाइटल याद रहने चाहिए, टाइटल याद रहेंगे तो आप उसके अंदर कुछ भी लिख पाओगे, कुछ भी मतलब उसके रिलेटेड, क्योंकि टाइटल बहुत सिंपल है। पर टाइटल ही याद नहीं रहोगे
तो कैसे लिखोगे? तो ये इंडिविजुअल फैक्टर्स के अंदर सबसे पहला ही आता है, देखो एज एंड जेंडर, मतलब इंसान की उम्र क्या है और उसकी जेंडर क्या है, मेल फीमेल। देखो ये फैक्टर बहुत कॉमन है जो कि सबको इफेक्ट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यंग एज वाले है, इसने मुझे ऐसा कहा कैसे, इसने ऐसा बोला क्यों, गुस्से में ज्यादा जल्दी आ जाएंगे। जबकि जो एजेड है, सपोज आपके दादाजी है 50 साल की एज के है, या फॉर एग्जाम्पल घर में कोई सीनियर है, आपके पापा है, तो वो क्या होंगे, थोड़े हो सकता है शायद कि अनसर्टेन सिचुएशन के लिए थोड़े काम रहे, क्योंकि पता नहीं है, वो लड़ नहीं पाएंगे, आप लड़ सकते हो, आप अग्रेसिव हो। तो उम्र के हिसाब से आपका एथिकल डिसीजन अलग हो सकता है। देखो, अ गुड प्लेस टू स्टार्ट एग्जामिनिंग द इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस ऑन एथिकल डिसीजन इज टू कंसीडर सम बेसिक डेमोग्राफिक फैक्टर। देखो, गुड प्लेस टू स्टार्ट इन एग्जामिनिंग क्या है, बेसिक डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक मतलब वस्ती, मतलब लोगों, पीपल, such as age and gender. For example, one common question is whether men or women are more ethical. This no doubt an interesting question, and according to O'Fallon and Butterfield, gender has been and the individual influences and ethical decision making in the business more often subjected to investigation. मतलब एक क्वेश्चन आता है कि मेल या फीमेल, लड़के या लड़की, उसमें से कौन ज्यादा इथिकल होता है। अभी ऑब्वियसली सारे लड़के बोलेंगे सर हम लोग इथिकल होते हैं, हम लोग ईमानदार होते हैं, लड़कियां सब अनइथिकल होती है, वो हाई का मैसेज 10 लोगों को भेजती है। अभी लड़कियां सोचेगी हम ईमानदार होते हैं, हम डेडिकेटेड होते हैं, लड़के जो होते हैं ना वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो यहां पर दोनों चीजों से सही क्या है हमको नहीं पता है, बट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जेंडर मेल या फीमेल एथिकल कौन ज्यादा रहता है, ये एक चीज कंसिडर की जाती है। However, overall result have been less than conclusive, मतलब ओवरऑल रिजल्ट कुछ प्रॉपर कंक्लूजन नहीं दे पा रहा है, विथ डिफरेंट स्टडीज ऑफरिंग कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट, क्योंकि सबने अलग अलग रिजल्ट दिए थे। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ रिजल्ट लड़कों के फेवर में आ सकते हैं, कुछ रिजल्ट लड़कियों की फेवर में आ सकते हैं। एंड ऑफन नो डिफरेंस इज फाउंड एट ऑल, मतलब लड़के या लड़की सब ईमानदार हो सकते हैं और सब बेईमान भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाफ ऑफ द स्टडी रिपोर्टेड बाय फोर्ड एंड रिचर्डसन कंक्लूड दैट विमेन आर मोर एथिकल देन मैन। सारी लड़कियां खुश, हाँ सर ये फोर्ड अच्छा इंसान है, उसने अच्छी बात बताई। पर हाफ सजेस्टेड नो डिफरेंस, कुछ लोगों ने बोला कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लड़के भी ईमानदार होते हैं, लड़कियां भी ईमानदार होती है, लड़के भी बेईमान होते हैं, लड़कियां भी बेईमान होती है। However, a similar problem is present with age as with gender. मतलब पहले वाले में क्या आएगा, मेल या फीमेल। कुछ स्टडी ये बताती है कि मेल ज्यादा एथिकल होते हैं, कुछ बताती है कि फीमेल ज्यादा एथिकल होते हैं, और कुछ ओवरऑल दोनों को बताता है। मतलब इसका कोई कंक्लूजन नहीं है, ये आप लिखोगे। अब इसी के साथ साथ जेंडर के साथ साथ एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। Empirical tests have tested to report very mixed result with no clear picture emerging on the influence of age. देखो यहां पर भी no clear picture emerging on the influence of age on ethical beliefs and action. मतलब कि एज का कुछ खास असर नहीं पड़ा है ये एथिकल डिसीजन में। मतलब 20 साल का लड़का हो या 60 साल का बुजुर्ग हो, दोनों जब कोई एथिकल डिसीजन लेते हैं तो उनके प्रोसेस में, थिंकिंग प्रोसेस में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर पड़ता होता तो हम कहते हैं कि भी एज का असर होता है एथिकल डिसीजन लेने में। इट वुड सीम टू बी टू जनरलाइज्ड टू कैटेगराइज सर्टेन एज ग्रुप्स एज मोर एथिकल देन अदर्स। मतलब ये थोड़ा कहना इम्प्रॉपर है कि हम बोले कि जो 20 से 30 साल के लड़के या लड़कियां होती है ना वो ज्यादा एथिकल होते हैं, फिर 40 से 50 साल के जो होते हैं ना वो सब अनएथिकल होते हैं। ये कहना बहुत डिफिकल्ट है, कोई एक साइड नहीं होती है, तो ये चीज आप लिखोगे। Although certain experiences might in themselves shape the way in which we recognize and respond to ethical problems. There is, ये जो अंडरलाइन किया है वो वाला पार्ट है, उसके अलावा का पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। There is evidence to suggest that the way in which men and women think and act response to ethical dilemmas might differ. देखो अब देखो मैन एंड वीमेन हर एक सिचुएशन में एथिकल डिलेमास के अंदर डिफरेंट तरह से एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। कोई एक सिचुएशन है, ऑब्वियस है कि मेल उसको अपने नजरिए से देखेगा, फीमेल उसको अपने नजरिए से देखेगी, तो दोनों के नजरिए से हो सकता है कि किसी का एक्शन एथिकल लगे, किसी का अनएथिकल लगे। तो यहां पर एथिकल डिलेमा के साथ डील करने में मेल और फीमेल का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डिफर हो सकता है। ठीक है, चलो पहला पॉइंट यहां पर हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद सेकंड पॉइंट
national and cultural characteristics. People from different culture background are still likely to have different beliefs about right and wrong, different values etc. देखो आप कौन से कल्चर से आते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, उससे भी आप राइट और रॉन्ग को किस तरह से देखते हो वो इफेक्ट करता है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि आपके कल्चर में ऐसा है, आप प्योर वेजिटेरियन फैमिली में हो, तो आपका कल्चर क्या है भाई, नॉन वेज फूड तो मतलब बहुत गंदा, भूखे मर जाएंगे बट नॉन वेज नहीं खाएंगे. जबकि नॉन वेज वाले क्या सोचते हैं, शेर भूखा मर जाएगा बट पत्ते नहीं खाएगा, मतलब वो नॉन वेज को प्रीफर करता है. तो अभी आपका कल्चर कैसा है, अभी नॉन वेज खाने वाले को वो बुरा नहीं लगेगा, वो सही लगेगा, जबकि वेजिटेरियन वाले को नॉन वेज फूड बहुत गंदा लगेगा, बहुत गलत लगेगा, हो सकता है. एंड दिस विल inevitably lead to variation in ethical decision making across nations, religion and cultures. मतलब हर एक नेशन के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से आपको इथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अलग लगेगा कि भाई यहां पर ये चीज सही है, यहां पर दूसरों को लगेगा कि ये चीज गलत है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग हमारे नजरिए से कहते हैं कि पाकिस्तान गलत है, अभी पाकिस्तान के नजरिए से वो लोग सही है, उनके नजरिए से इंडियंस गलत होते हैं. ठीक है, तो उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वो अलग तरह से चलता है, हमारा प्रोसेस हाँ हो सकता है आउटकम सेम हो, आउटकम हम लोगों का सेम हो, बट प्रोसेस जो सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं वो डिफर हो सकता है. There is again a problem here with assuming that people from particular nation, religion or ethical groups can simply be deemed to be more ethical or less ethical. ये भी आंसर में आना ही चाहिए. मतलब ये हम नहीं कह सकते people from particular religion, nation or ethical groups can simply be more ethical और लेस एथिकल. मतलब इंडियन है ना तो बहुत इथिकल होता है, पाकिस्तानी होता है ना तो वो लेस एथिकल होता है. कुछ फॉर एग्जांपल हिंदू है और हिंदू मुस्लिम में बहुत डिवीजन मानते हैं, तो हिंदू सारे बहुत अच्छे होते हैं, मुस्लिम सारे बहुत बुरे होते हैं. या कुछ मुसलमान है जो कि रेडिकल मुस्लिम्स है, तो ये सोचेंगे मुस्लिम्स अच्छे होते हैं, हिंदू बुरे होते हैं. जबकि मेरे लिए तो मेरा भगवान एजुकेशन है, मैं तो एजुकेशन, मैं टीचर हूं तो मेरे लिए तो एजुकेशन ही भगवान है, मेरे लिए हर एक स्टूडेंट इक्वल, वो स्टूडेंट का ही रिलीजन है. तो यहां पर वो देखेंगे, सपोज मैं हूं तो मैं देखूंगा यार हिंदू भी अच्छे होते हैं, मुस्लिम भी अच्छे होते हैं, या क्रिश्चियंस है या कोई भी कम्युनिटी के लोग हैं, वो सारे के सारे. अभी ये कास्ट का या ये रिलीजन का लोग अच्छा होता है, ये रिलीजन वाले लोग बुरे होते हैं, या ये इथिकल होते हैं, ये अनइथिकल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, तो ये आपके आंसर में आना चाहिए. However, research has suggested that nationality can have a significant effect on ethical beliefs as well as views of what deemed an acceptable approach to certain business issues. यहां पर जो नेशनैलिटी है वो यहां पर इफेक्ट कर सकती है. फॉर एग्जांपल आप समझो कि पाकिस्तान की तरफ से हमको ऑर्डर मिलता है कि उनको 10,000 ट्रक खरीदनी है, टाटा की 10,000 ट्रक खरीदनी है. अभी वो टाटा ऐसा भी सोच सकते हैं यार ये 10,000 ट्रक पाकिस्तान मिलिट्री ने फॉर एग्जांपल ऑर्डर किया है, जो कि वो इनडायरेक्टली, फॉर एग्जांपल ऐसा है कि जो मिलिटेंट्स होते हैं, मतलब कि टेररिस्ट ग्रुप होते हैं, उनको स्पॉन्सर करने वाला है. तो इंडियन है वो ये सोचेगा कि नहीं मुझे ये ऑर्डर नहीं लेना है. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उन सारी चीजों का यूज इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए ही होता है. तो इंडियन ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, टाटा वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई आप आईसीस वाले ये ट्रक का इस्तेमाल टेररिस्ट को दोगे, वो टेररिस्ट हमारे इंडिया के ऊपर ही अटैक कर सकते हैं, तो हमको नहीं बेचना है. वहीं पे सपोज अमेरिकन है, तो अमेरिकन को क्या फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान को चाहिए, अगर अटैक होगा तो इंडिया पे होगा, उसमें अमेरिका को क्या लेना देना. तो मुझे तो क्या देखना है, मेरी 10,000 ट्रक बिकेगी, एक ट्रक के ऊपर मुझे 2 लाख का फायदा होगा, तो 10,000 इंटू 2 लाख रुपीज करो, इतना मेरा प्रॉफिट क्यों जाने दू. तो अमेरिका के लिए वो चीज इथिकल हो जाएगी, इंडियन के लिए ये चीज अनइथिकल लगेगी कि यार टाटा वालों ने ट्रक बेचे, फिर उसका इस्तेमाल करके वो टेररिस्ट ने हमारे ऊपर ही टेररिस्ट एक्टिविटी प्लान की, तो टाटा को वो चीज अनइथिकल लगेगी. फॉर एग्जांपल वही चीज टेस्ला है फॉर एग्जांपल, तो उनको वो इथिकल लगे. ठीक है, बिजनेस करते हैं हम, तो आपने ऑर्डर दिया तो आपको देंगे, इंडिया वाले ऑर्डर करेंगे तो हम इंडिया वालों को भी देंगे ट्रक्स. ठीक है, तो ये हो सकता है कि जो कंट्री है, नेशनैलिटी है, वो इफेक्ट करे हमारे इथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को. These differences have been noted not just in themselves, in somewhat obvious cases of management from developed and from less developed countries, जो कि मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया, but also been those from different countries with Europe, those from Europe and US, or even between those different ethical groups. ये आप एग्जांपल नहीं लिखोगे, आप इसकी जगह पे टाटा का एग्जांपल लिख सकते हो, एग्जांपल टाटा. ठीक है, जो मैंने आपको अभी समझाया वो आप लिख सकते हो, नहीं लिखते हो तो भी चलेगा. उसी के अंदर आगे देखो, Hofstede suggests that differences in the cultural knowledge and belief across countries, our mental programming
कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ 6 डायमेंशंस। यहां से ये चीज एक अलग नया टॉपिक आ रही है, 6 डायमेंशंस, जिसमें पहला है इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म। दिस रिप्रेजेंट्स द डिग्री टू विच वन इज ऑटोनॉमस एंड ड्रिवन प्राइमरीली टू एक्ट फॉर द बिलीफ ऑफ वन सेल्फ, मतलब वो खुद के नजरिए से सारी चीजों को देखता है। कॉन्ट्रास्टेड विथ मोर सोशल ओरिएंटेशन दैट एम्फसाइज ग्रुप वर्किंग एंड कम्युनिटी गोल। मतलब यहां पर कोई किसी का अप्रोच ऐसा हो सकता है, मैं मेरे नजरिए से देखता हूं, दूसरा हो सकता है जो ग्रुप के नजरिए से देखता हो। तो यहां पर मेन चीज क्या आएगी, प्राइमरीली टू एक्ट एंड बिन वन सेल्फ, ये, और यहां पर ग्रुप वर्किंग एंड कम्युनिटी गोल। क्लियर? देन सेकंड पॉइंट इज पावर डिस्टेंसेस। तो दिस रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट टू विच द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हायरार्किकल पावर एंड स्टेटस इन एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड। मतलब ऑब्वियस है कि जिसके पास पावर ज्यादा होगा, स्टेटस हाई होगा, उसकी बात एक्सेप्ट की जाएगी, जिसके पास कम होगा उसके कम एक्सेप्ट की जाएगी। देन अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, दिस मेजर्स द एक्सटेंट टू वन ऑफ वंस प्रेफरेंसेस फॉर सर्टेनिटी रूल्स एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ। मतलब कुछ लोग भाई ऐसा प्रेफरेंस करते हैं कि भाई मैं किस हद तक चीजों को फिक्स चाहता हूं, चीज सही हो ये चाहता हूं, सच्चाई को चाहता हूं, उसका भी एक लेवल होता है। एक लेवल से ज्यादा सच्चाई किसी को भी नहीं परवड़ेगी। तो ये एक्सटेंड कितना है, कहां तक मैं ट्रूथ के लिए फाइट कर सकता हूं, ये भी एक इंडिविजुअल फैक्टर हो जाता है। मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, मतलब मेल या फीमेल। मस्कुलिन मतलब वो रिप्रेजेंट करता है मेल को, फेमिनिज्म मतलब रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। द एक्सटेंट टू विच एन एम्फसाइज इज प्लेस्ड ऑन वैल्यूइंग मनी एंड थिंग्स, मस्कुलिनिटी वर्सेस वैल्यूइंग पीपल एंड रिलेशनशिप, फेमिनिस्ट। ये सही है कि जो मेल होते हैं, आप देखो कि जो लड़के होते हैं वो पैसों के बारे में ज्यादा सोचेंगे, स्टेटस के बारे में ज्यादा सोचेंगे, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, जबकि जो लड़कियां होती है वो प्यार के बारे में ज्यादा सोचती है, पैसा कम होगा तो चलेगा, प्यार ज्यादा होना चाहिए। तो हाँ, इंडिविजुअल कोई कैरेक्टर अलग हो सकता है, नहीं नहीं सर मेरे वाली को तो ज्यादा शॉपिंग ही पसंद है, एग्जाम्पल है। बट नॉर्मल ये होता है कि जो फेमिनिज्म होती है वो लोगों को ज्यादा वैल्यू करता है, वो रिलेशनशिप को ज्यादा वैल्यू करता है, जबकि मेल होता है वो पैसा, पावर, पोजीशन, इसको ज्यादा वैल्यू करता है। देन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, दिस एड्रेसेस डिफरेंसेस इन अटेंशन टू फ्यूचर रिवॉर्ड्स। जो लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं तो वो लंबा सोचेंगे, इसको पता है भाई फ्यूचर का पता नहीं, अभी के बारे में देखो, तो वो शॉर्ट टर्म रखते हैं। वेयर लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड कल्चर्स वैल्यू परसेवरेंस एंड थ्रिफ्ट, मतलब मेहनत करना है, परसेवरेंस मतलब मेहनत, while short term ones emphasize more perseverance of face, short term results and fulfillment of social obligations. And then sixth one, indulgence and restraints. Restraints मतलब oppose. So this measures the degree to which societies permit or suppress gratification. Gratification मतलब thankful nature of basic and natural human drives related to enjoying the life and having fun. तो हम कितना अपने आप को इंडल्ज करते हैं, इंडल्ज मतलब પોતાની सेल्फ ने खुश राखवी, एंड रिस्ट्रेन मतलब रोकવું। तो समाज, सोसाइटी कौन सी हद तक लोगों को इंडल्ज करती है कि हाँ ठीक है आप इस तरह से फन करो, एंजॉयमेंट करो, ठीक है, या इस लेवल पर क्या करेंगे, रिस्ट्रेन करेंगे। बच्चे खेल रहे हैं तो ठीक है अप्रिशिएट करेंगे, बट वहीं पर ऐसा है कि बच्चे खेलते हुए अपने खेल के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रे डॉग है, रास्ते का कोई कुत्ता है या कोई बिल्ली है, उसको परेशान कर रहे, उसको पत्थर मार रहे, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये चीज गलत है। तो यहां पर लोग क्या करेंगे, रिस्ट्रेन करेंगे, बच्चों नहीं, गोली बेटा मस्ती नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये इंडल्जेंस कितनी हद तक सही है, कहां से रिस्ट्रेन होगा, ये चीजें भी कंसीडर करते हैं। फिर ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो है ना हॉफस्टेड, ये आप सिर्फ रीड कर सकते हो, कलेक्टिव कल्चर ये रीड करना है, दिस इज ओनली फॉर रीड, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ते हो तो भी चलेगा, बट एक बार रेफरेंस के लिए पढ़ लेते हो तो अच्छा है। देन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, आपका एजुकेशन कैसा है, आप कैसा काम करते हो, इसके बेसिस के ऊपर भी आपका इथिकल थिंकिंग प्रोसेस चलेगा। ऑब्वियस है कि ज्यादा एजुकेटेड है या जो जॉब करते हैं वो थोड़ा इथिकली सोचेंगे, शायद जिनके पास एजुकेशन नहीं है, समझदारी नहीं है, या जिनके पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो हो सकता है पैसों के लिए थोड़ा अनइथिकल भी सोचे। इंडिविजुअल मोरालिटी मे बी डेवलप थ्रू अपब्रिंगिंग एंड जनरल एज्युकेशन। अपब्रिंगिंग નો મતલબ થાય ઉછેર, એમનો ઉછેર કેવી રીતે થયો છે। ફોર એક્ઝામ્પલ, ચોર का बेटा है तो चोर उसको समझाता है बेटा चोरी करना कोई गलत बात नहीं है,
चोरी तो करनी ही चाहिए, तो ही तो हमारा घर चलेगा। वो एक जोक है ना कि एक फादर है, उसके 4 लड़के हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक एमबीए है और एक चोर है। तो रिलेटिव बोलते हैं वो चोर को आप अपने घर से क्यों निकाल क्यों नहीं देते? चोर लड़का है, नहीं, घर में कमाने वाला वही है, बाकी 3 तो बेरोजगार है। तो मतलब उसको लगता है कि भाई चोरी करना सही है, या किसी को लगता है नहीं चोरी गलत है। तो आपका अपब्रिंगिंग, तुम्हारा उछेर केवी रीते थयो छे ये भी एक इफेक्ट करता ये आना चाहिए। एथिक्स ट्रेनिंग इन enhancing people's ability to recognize and deal with ethical problems in the workplace. Overall then, while the relationship between ethical decision making and employment experience and education still remains unclear, ये भी आपके आंसर में आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो ही आप अच्छे इंसान बनोगे, या आपका अपब्रिंगिंग अच्छा है तो भी आप अच्छे बनो। चोर का बच्चा सिपाही भी बन सकता है, और बहुत ही एजुकेटेड इंसान है वो टेररिस्ट भी बन सकता है। आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो। बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट है जो कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे, ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, ये सब बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड थे, बट फिर भी एजुकेशन होता तो वो अनएथिकल चीज नहीं करते ना, वो गलत नहीं करते ना। बट ऐसा कोई क्लियर रिलेशन नहीं है, नो डाउट। एजुकेशन ज्यादातर ऐसा होता है कि वो एथिकल हो सकते हैं लोग। Differences between those with different educational and professional experience seem to be present, such as doctors, lawyers, etc. For example, business students have also found to be driven more self-centered values than other students. क्योंकि business student है तो वो obvious है business के बारे में सोचेंगे, self-centered रहेंगे। तो ये भी आप आंसर में लिखोगे। Our hope certainly that by studying business ethics in the critical and pluralistic fashion we advocate here, you might expand and redefine your analytical skills in dealing with ethical issues. Problems ये कुछ काम का नहीं है, इसको आप इग्नोर करो। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर, मानसिक विचारधारा अपनी केवी है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें डिटेल में है। तो 2 मोस्ट प्रोमिनेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, 2 मोस्ट प्रोमिनेंट, एक है कॉग्निटिव मोरल डेवलपमेंट और दूसरा है लोकस ऑफ कंट्रोल। क्या है? कॉग्निटिव मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव मोरल डेवलपमेंट एंड लोकस ऑफ कंट्रोल। तो पहला है कॉग्निटिव मोरल डेवलपमेंट, हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग मेन चीज देख लेंगे। द मोस्ट कॉमन थियरी हैव बीन यूटिलाइज्ड टू एग्जामिन दिस कॉग्निटिव प्रोसेस कम्स फ्रॉम साइकोलॉजीज डिसिप्लिन्स नेमली लॉरेंस कोलबर्ग थियरी। ये आप रेफरेंस के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कोलबर्ग डेवलप CMD यानी कि कॉग्निटिव मोरल डेवलपमेंट थियरी to explain the different reasoning process that individual would use to make ethical judgment as they matured through childhood into adulthood, and he suggested 3 broad levels। ये आपके आंसर में आना चाहिए। जो लोरल है ये लॉरेंस कोलबर्ग, उसने 3 ब्रॉड लेवल सजेस्ट किए हैं, और वो 3 स्टेजेस कौन से हैं? तो लेवल नंबर 1, इंडिविजुअल एग्जिबिट्स कंसर्न विद सेल्फ सेंटर्ड एंड एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, ये पहला लिखना है ये। देन सेकंड लेवल 2, इंडिविजुअल डज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम बाय अदर्स, दूसरे उनके पास से क्या आशा रखते हैं। एंड थर्ड, इंडिविजुअल इज डेवलपिंग मोर ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड जस्टिस रादर देन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। तो ये तीनों चीजों को आप अच्छे से रिफर करो, ये आपको आंसर में लिखनी है। इसका क्रिटिसिज्म्स ये आप नॉलेज के लिए चाहो तो देख सकते हो, कॉग्निटिव मोरल थियरी का क्रिटिसिज्म क्विकली आप एक बार इसको रीड करोगे, ठीक है, रीड करोगे। जेंडर बायस हो सकता है। जेंडर बायस में क्या होता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं मेल ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं बाहर के जॉब के, फीमेल अच्छा काम नहीं कर सकती, तो ये जेंडर बायस हो गए। लड़कियां ड्राइव करेगी तो बहुत बुरा ड्राइव करेगी, ऐसा हमारे माइंड में बायस है। लड़के खाना बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं बना सकते, ये बायस है। लड़के घर नहीं संभाल सकते, ये बायस है। हो सकता है कि लड़के बहुत अच्छा खाना बना सकते हो या लड़कियां बहुत अच्छा ड्राइव करती हो, ऐसे दोनों ही एग्जाम्पल है कि आप रेस्टोरेंट होटल में जाओगे तो फूड जो बनाते हैं शेफ कुक मेजॉरिटी आपको मेल देखने को मिलेंगे जो कि बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और ड्राइविंग जो रेस होते हैं उसमें गर्ल्स रेस भी होती है जिसमें वो बहुत बढ़िया लेवल की ड्राइविंग करते हैं। तो ये जेंडर बायस में क्या होता है कि भाई मेल ही अच्छे फीमेल ही अच्छा, ये गलत है। इंप्लिसिट वैल्यू जजमेंट इन वेरिएंस ऑफ स्टेजेस, ये आप पढ़ोगे जो नॉर्मल नॉलेज के लिए। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है यहां पर देखो, ये हमने फर्स्ट पार्ट देखा था, ये नाउ सेकंड पार्ट इज लोकस ऑफ कंट्रोल। ये आप यहां से फिर से लिखना है
थ्रीडिज्म सिर्फ रीड करने थे, मैं यहां पर लिख देता हूं रीड ओनली। देन लोकस ऑफ कंट्रोल, तो इसको भी हम ब्रीफ में लिखेंगे। द सेकंड साइकोलॉजिकल फैक्टर कॉमनली आइडेंटिफाइड एज इन्फ्लुएंस ऑन एथिकल डिसीजन इज लोकस ऑफ कंट्रोल। एन इंडिविजुअल्स लोकस ऑफ कंट्रोल determines the extent to which he or she believes that they have control over the events in their life। मतलब वो कैसा सोचता है कि हमारे ऊपर कोई इवेंट कितना इंफ्लुएंस करता है, कितना हमको कंट्रोल करता है। हाई इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बिलीव्स दैट इवेंट्स इन देयर लाइफ कैन बी शेप्ड बाय देयर ओन एफर्ट्स। मतलब मैं समझाता हूं एग्जांपल देके। whereas someone with a high external locus of control believes that the event tends to be result to the action of others or luck of fate। ये खास आपके आंसर में आना ही चाहिए, ठीक है। अभी इसका मैं एग्जांपल देता हूं, ये नीचे की सारी चीजें इसको हम अवॉइड करेंगे। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। एक फादर है, उसके दो सन है, ठीक है, सन 1 सन 2। अभी ये जो फादर थे ना वो बहुत बुरे थे, बहुत बुरे थे, मतलब उनका नेचर बहुत बुरा था। शराब बहुत पीते थे, काम धंधा कुछ करते नहीं थे, उसकी मम्मी को बहुत मारते रहते थे, कुछ काम धंधा नहीं, और नेगेटिव चीजों में, और जो बुरी हैबिट्स है ड्रिंकिंग, अल्कोहल है, सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको, उसमें पड़े रहते थे। अभी दोनों बच्चे यही सारी चीजें अपने घर में देखते रहते थे। अभी ये दोनों बच्चे बड़े हुए तो एक लड़का है, वो भी उसके फादर के जैसा ही बहुत गुंडा बना, बहुत सारी बुरी आदतों में फंसा हुआ था, ड्रग्स लेना, शराब पीना, काम धंधा नहीं करना, दूसरों को परेशान करना, अपनी बीवी को मारना, ये सारी चीजें ये करता था पहला लड़का। दूसरा जो उनका ही लड़का था वो बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुल इंसान बना, लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता था, अपनी वाइफ की बहुत रिस्पेक्ट करता था, अच्छा अर्निंग करता था, देश के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन देता था। तो अब जब लोगों ने दोनों को पूछा कि यार तू ऐसा गुंडा क्यों बना, गुंडा बदमाश क्यों बना? मेरे पापा भी ऐसे थे, मैं बचपन से अपने घर में यही सारी चीजें देखता था, तो मैं यही बनूंगा ना। एक्सटर्नल फैक्टर से वो इन्फ्लुएंस हुआ। इसको पूछा कि भाई तू ऐसा क्यों बना, तो मैंने बचपन से यही सारी चीजें देखी थी, तो मुझे पता था कि मुझे ऐसा नहीं बनना है। देखो उसके अंदर के ड्राइव्स, यार ये गलत चीज है, पापा मम्मी को मारते हैं गलत है, शराब पीते हैं गलत है, काम धंधा नहीं करते गलत है, बच्चों को मारते हैं वो गलत है, तो ये गलत चीजें मुझे नहीं करनी है। मुझे अपने एंगल से सोचता था, तो ये अच्छा इंसान बना क्योंकि उसको पता था कि क्या गलत है और वो मुझे नहीं करना है। तो ये हमारा कंट्रोल, हम अपने आप को खुद के सोच से कंट्रोल करते हैं या एक्सटर्नल फैक्टर से हम लोग कंट्रोल होते हैं, वो होता है हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल। कि भाई एक्सटर्नल चीजें हमको कंट्रोल करती है या हम खुद को कंट्रोल करते हैं। ऑब्वियसली हम अगर खुद को कंट्रोल करते हैं तो वो सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। चलिए, देन पर्सनल वैल्यूज, नेक्स्ट वन। तो पर्सनल वैल्यू माइट बी रिगार्डेड एज द मोरल प्रिंसिपल्स और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ पर्सन। मिल्टन रॉकेज, who stated that the personal values in enduring belief that a specific mode of conduct or end state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end state. This means that the value are about behavior and things that is important in life। ये आपके आंसर में होना चाहिए। ये लिखोगे मिल्टन स्टेटेड, फिर यहां से ये सारी चीजें को आप हटा दो। रॉकेज आइडेंटिफाइज दैट वैल्यूज कैसी हो सकती है, तो परसिस्ट ओवर टाइम, दे आर एंड्योरिंग। देन इन्फ्लुएंस बिहेवियर, दैट इज दे आर कंसर्न विथ कंडक्ट एंड एंड स्टेट, मतलब बिहेवियर से वो इन्फ्लुएंस होते हैं, एंड आर कंसर्न विथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वेलबीइंग। तो ये तीन चीजें भी आपके आंसर में लिखनी है। हेंस कॉमन वैल्यूज इंक्लूड्स एग्जांपल सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, self-respect, freedom, equality, responsibility, and honesty. Personal values have long been argued to be influenced in types of decision we make in organization। ये ठीक है नॉलेज के लिए। This is particularly true of ethical decision since values are key repositories of और bad और right और wrong। ये आपके आंसर में होना चाहिए। देखो, true of ethical decision since values are key repositories, मतलब रिप्रेजेंट करता है what is right and what is wrong, या फिर what is good and what is bad। For example, values
of executives influence the extent to which they will encourage the CSR initiatives in their companies. मतलब executives जो है उनका बिहेवियर, उनकी वैल्यू ऐसी है कि नहीं, समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो हम CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के काम को अच्छे से करेंगे. अगर ऐसा है कि नहीं नहीं यार ये लोगों के लिए क्या करने का, तो हम हमारे पैसे बचाने के बारे में सोचेंगे. ठीक है, बस यहां तक की ये चीज लिखनी थी. फिर ये सारी चीजें वैल्यूज के बारे में सिर्फ पढ़ना ही है, ये हम लोग कट करेंगे. दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज रेफरेंस पर्पज. सेम चीजों को ही वो आगे इलेबोरेट करते रहते हो, आप रेफरेंस के लिए पूरी चीज पढ़ सकते हो. देन पर्सनल इंटीग्रिटी, अगेन इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल इंटीग्रिटी. Integrity is typically seen as one of the most important characteristics of ethical person. Virtuous decision maker, virtuous मतलब सही डिसीजन लेने वाले. अगर हम ऐसा नहीं बोलते, he is the man of integrity, मतलब सम्मान्य, आप लोग ना वो आप most common meaning refers to integrity as consistency. The original meaning of the word integrity is concerned with unity. ये आप लिख सकते हो, unity and wholeness. wholeness मतलब वन, બધું એક જ છો, હું કોઈની માટે પક્ષપાત નહીં કરું, પાર્શિયાલિટી नहीं रखूंगा, सब कुछ मतलब मैं सबको इक्वली ट्रीट करूंगा एंड अच्छा ही करूंगा. And we can see that an adherence to moral principles essentially means that one maintains consistency or unity in one's beliefs and action. मतलब खुद के सोच को बार बार बदलता रहता है, ऐसा नहीं, ये सही चीज मैंने सोच ली है, अब कोई भी सिचुएशन हो जाए मैं ये सही काम को ही करूंगा, तो उसको कहते हैं मैन ऑफ इंटीग्रिटी. भाई मैं अपने कुछ पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ गलत नहीं करूंगा. दैट मींस इज मैन ऑफ इंटीग्रिटी. मैं अपने फायदे के लिए स्टूडेंट का नुकसान हो वैसा नहीं करूंगा, तो मैं कहलाऊंगा मैन ऑफ इंटीग्रिटी. ऐसे another way of looking at this is consider integrity as being a matter of walking the talk, that is being consistent in the word and action. ये भी आप लिखोगे, walking the talk मतलब being consistent in the word and action. वर्ड एंड एक्शन मतलब आप जो बोलते हो और करते हो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. अभी आपने ऐसा बोला था, फिर नेक्स्ट टाइम सिचुएशन बदल गई तो आपका ओपिनियन बदल गया, ऐसा नहीं. आप जो बोलते हो और आप जो करते हो उसमें कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए. बस यही चीज यहां पर है. ये मेन चीज अपनी खत्म हो गई. आपको उतना ही लिखना है, क्योंकि ये सारी चीज आप लिखने जाओगे तो आपका आंसर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, पेपर खत्म नहीं कर पाओगे, और इतने ज्यादा मार्क्स, मतलब ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन आपको 20-25 मार्क्स में पूछेंगे. देन मोरल इमेजिनेशन. तो मोरल इमेजिनेशन इज कंसर्न लेस with whether one has or sticks to a set of moral values, but more with whether one has a sense of variety of possibilities and moral consequence of their decision. The ability to imagine a wide range of possible issues, consequences and solutions. देखो moral imaginations मतलब આપણે imaginations કરીશું કે શું સારું છે, શું ખરાબ થશે, આની ઇફેક્ટ શું આવશે. अच्छी इफेक्ट आएगी तो हम ये काम करेंगे, इसकी इफेक्ट नेगेटिव आएगी तो हम उसको अवॉइड करेंगे. दिस मीन्स दैट मोरल इमेजिनेशन इज द क्रिएटिविटी विथ विच एन इंडिविजुअल इज एबल टू रिफ्लेक्ट अबाउट एन एथिकल डिलेमा. क्या बोला है? एबल टू रिफ्लेक्ट, क्या इथिकल डिलेमाज आ सकते हैं उसके बारे में पहले से ही सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है. इंटरेस्ट इन द मोरल इमेजिनेशन हैज बीन ड्रिवन बाय रिकॉग्निशन दैट पीपल ऑफन disregard their personal moralities and moral consideration while at work. तो ये भी आपके आंसर में होना चाहिए. मेन चीज आपकी यहां पर कंप्लीट हो गई. बस ये फिर नहीं लिखना है, ठीक है. और ये जो पूरे 7 के 7 पॉइंट अपने डिस्कस किए उसकी ये ब्रीफ समरी है, तो इसको आप लोग देख सकते हो. देखो एज जेंडर, वेरी मिक्स एविडेंस. मिक्स एविडेंस मतलब मेल या फीमेल कौन ज्यादा एथिकल कौन ज्यादा अनएथिकल ऐसा नहीं होता है, या स्पेसिफिक एज वाले ज्यादा एथिकल अनएथिकल नहीं होता है. नेशनल एंड कल्चर, तो इसमें ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ नेशन के केस में एथिकल और अनएथिकल अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है. सिग्निफिकेंट इफेक्ट. देन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, somewhat unclear, although some clear differences in ethical decision making between those with different educational and professional experiences.
देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें हमने दो चीजें देखी, एक कॉग्निटिव एंड लोकस ऑफ कंट्रोल, तो ये स्मॉल बट सिग्निफिकेंट इफेक्ट होती है इसकी। देन पर्सनल वैल्यूज, जिसकी पर्सनल वैल्यू या पर्सनल इंटीग्रिटी अच्छी है वो लोग ज्यादा एथिकल देखने को मिलते हैं। एंड मोरल इमेजिनेशन, तो ये पूरा अच्छे से जरूर पढ़ लेना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्विक रिमाइंड और प्रिपरेशन, तो इसको आप लोग जरूर से देखोगे, जरूर से पढ़ लोगे तो सारी चीजें आपको क्विकली याद रह जाएगी। यहां पर हमारे जो इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस या फैक्टर्स थे वो कंप्लीट हुए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत लॉन्ग क्वेश्चन था। अभी इसी तरह के जो सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस फैक्टर्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग इसके बाद वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, तो उसको भी आप लोग जरूर देखना। यहां पर हमारा ये सेशन हम कंप्लीट करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। और अपने सारे दोस्तों को रेकमेंड करो कि वो बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशनल एक्सपीरियंस के लिए साहस इंस्टीट्यूट के साथ